छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समझ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक एनसीएफ 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य। तो अब इसके बारे में आप लोग समझ में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या एनसीएफ होती है। छात्रों, जो एनसीएफ है उसी को जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के नाम से छात्रों इनको जानते हैं। तो एनसीएफ 2005 और जो एनसीएफ है वो 2009, तो दो रूपों में इनको हम जानते हैं। जो कुछ रिफॉर्म 2005 में बाकी रह गया था वो अध्यापकों की गुणवत्ता साथ ही साथ पठन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तो एनसीएफ या जिनको हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में भी यह प्रायः अध्यापकों की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। अगर देखें तो यहाँ पर छात्रों जो एनसीएफ है, छात्रों जो यहाँ पर जो एनसीएफ है, अगर हम इन एनसीएफ के बारे में देखें तो जो एनसीएफ के निम्नलिखित या कह सकते हैं कि जो इनका था उद्देश्य था वो राष्ट्र की प्रगति करना था, या तो जो राष्ट्र की प्रगति के लिए कैसे अध्यापक का हमको फॉर्मेशन करना है, तो राष्ट्र की प्रगति के लिए अध्यापक का निर्माण करना, और इसी के बाद जैसे कुछ रिफॉर्म लाने के लिए कुछ जो है या तो ऐसे कहें कि जो सुधारात्मक जो सुझाव के लिए कैसे राष्ट्र की प्रगति हो, तो इन सब सारे मुद्दे थे या इनका उद्देश्य था। अगर देखें छात्रों तो जो इनका उद्देश्य था, इनके उद्देश्य को हम दो भागों में छात्रों बांट सकते हैं। जो एनसीएफ का अगर हम उद्देश्य के विषय में छात्रों बात करें तो इनका जो उद्देश्य था दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक आता है छात्रों प्रत्यक्ष आता है उद्देश्य, तो उसके बाद फिर दूसरा क्या आता है छात्रों अप्रत्यक्ष उद्देश्य आता है। तो अब हम यहाँ पर जो एनसीएफ 2009 है छात्रों, तो यहाँ इनके हम प्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगले टॉपिक पर हम अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या होते हैं इस पर करेंगे डिस्कस। तो बात यहाँ पर ये आती है छात्रों, जो एनसीएफ 2009 छात्रों प्रस्तुत किया गया था, इसमें जो है जो प्रत्यक्ष है जो डायरेक्ट है छात्रों, इनका क्या उद्देश्य है। अगर देखें छात्रों जो प्रत्यक्ष का मतलब इनको हम कहते हैं डायरेक्ट से कहते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब हम उसे कहते हैं कि जिनका प्रभाव छात्रों का जो छात्रों पर पड़े, या जिनका व्यवहार जो होता है, या जिनका प्रभाव या जिन अध्यापकों का प्रभाव या व्यवहार तुरंत जो है छात्रों पर पड़े प्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे उद्देश्य को हम प्रत्यक्ष उद्देश्य के नाम से छात्रों जानते हैं। या जिन जो है उद्देश्यों का प्रभाव जो है छात्रों में व्यवहार परिवर्तन का कार्य करें, जो उद्देश्य छात्रों में व्यवहार परिवर्तन का कार्य करें, तो उन्हीं को हम छात्रों प्रत्यक्ष उद्देश्य इसी भी तरीके से इसको कहा जा सकता है। तो और उसके बाद यहाँ पर छात्रों एक आता है इनडायरेक्ट, या जिनको हम छात्रों बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष है तो इनका जो उद्देश्य का मतलब उन सभी टॉपिकों से है कि जो छात्रों में उसी के माध्यम से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन करने का जो कार्य न करें, या छात्रों के अंदर कोई प्रभाव डालने का जो कार्य न करें, तो उसी उद्देश्य को हम छात्रों इनडायरेक्ट या इनको हम अप्रत्यक्ष उद्देश्य के नाम से छात्रों इनको हम जानते हैं। एक तो देखिए जो एनसीएफ 2009 के जो उद्देश्य है, यहाँ पर हम आपको प्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में छात्रों अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रत्यक्ष के बारे में बताया, क्या होता है प्रत्यक्ष, तो इसके बारे में आपको अगले टॉपिक बताऊँगा अगले टर्म पर। तो यहाँ पर मैं आपको प्रत्यक्ष के बारे में बता दिया कि जिनका प्रभाव छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन पर जो ध्यान केंद्रित करे, तो उसी को हम जो है प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इनके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं।
जो हमारा प्रत्यक्ष जो है उद्देश्य है, जैसे प्रत्यक्ष जो उद्देश्य है, इसका पहला जो उद्देश्य है कि शिक्षक शिक्षा के पाठचर्या का निर्माण करना। देखिए छात्रों, जो एनसीएफ जो 2009, देखिए एक तो एनसीएफ 2005 भी था छात्रों, वो भी जो है शिक्षा गुणवत्ता प्लस अध्यापक गुणवत्ता में किस ढंग से हमको रिफॉर्म लाना है, जैसे कि किस तरीके से शिक्षा बिना बोझ की थी, उसमें मैं आपको बताया। और जैसे जो है शिक्षा बिना बोझ के आधार पर और पाठ्यक्रम को या बालक को ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए, उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। और जो उसमें था जो छठंत प्रणाली की शिक्षा को मुक्त करने पर, उसमें विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया था उनके इस थ्योरी में। अब फिर यहाँ पर छात्रों जो हम आपके बता रहे हैं कि शिक्षक शिक्षा के पाठचर्या का निर्माण करने के लिए, अब देखिए छात्रों आपके दिमाग में बातें फिर आ रही होंगी कि पाठचर्या क्या है, किनको कहते हैं छात्रों पाठचर्या। देखिए छात्रों, इसी को हम करिकुलम, देखिए पाठचर्या क्या है, तो बालक को विद्यालय में सीखने के लिए जो पाठ्यक्रम का योग होता है छात्रों, उसी को ही हम पाठचर्या का रूप देते हैं या उसी को ही जो है पाठचर्या कहा जाता है। अब देखें तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा है शिक्षक शिक्षा के पाठचर्या का जो निर्माण करना ही, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2009 है, उनका पहला प्रत्यक्ष उद्देश्य है कि इसके माध्यम से जो अध्यापक होते हैं अपने जो शिक्षा के पाठचर्या क्या पाठ्यक्रम होते हैं उनका जो निर्धारण या फिर डिटरमिनेशन करने का कार्य छात्रों कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा का पहला है उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के पाठचर्या का निर्माण करना। किस ढंग से आप पाठचर्या का फॉर्मेशन छात्रों कर रहे हैं, उसमें अध्यापक शिक्षा के माध्यम से कैसे करता है ये पाठचर्या का निर्माण, यही एनसीएफ के या तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है इनके उद्देश्य में, या इनका जो उद्देश्य पहला है शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या पाठचर्या का निर्माण करना। फिर आगे जो आता है छात्रों शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्धारण करना। जैसे अगर इसके विषय में बात करें छात्रों, तो जो एनसीएफ जो 2005 के बाद जो एनसीएफ 2009 छात्रों हमारी आती है, वो शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का डिटरमिनेशन करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देती है कि अध्यापक अगर शिक्षा दे रहा है छात्रों के लिए, उसमें उनको उचित तरीके से समयावधि का जो है डिटरमिनेशन छात्रों करना ही चाहिए। जैसे इसमें उचित समयावधि का डिटरमिनेशन, जैसे इसमें प्रायः पाठ जो है चर्या जो होती है या पाठचर्या में छात्र संबंधी जो शिक्षण के प्रमुख तत्वों को भी इसमें छात्रों शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें जो शामिल कर लिया जाता है, फिर इसी के साथ ही जो है उस पाठ में ही या जो प्रस्तुत पाठ है उस पाठ में ही जो उसके संबंध में जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण या इनमें सुधार पर प्रायः विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया जाता है। अब उसी के बाद जैसे शिक्षा जो पाठचर्या हो गया का निर्माण करने के लिए इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण क्या है उस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया था। और इसमें जो नंबर 2 पॉइंट हम बता रहे हैं कि शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का डिटरमिनेशन होना चाहिए। जैसे जो है सब क्लास के लिए छात्रों अलग अलग जो है समयावधि का जो है डिटरमिनेशन कर दिया गया था। जैसे पाठचर्या में जो अध्यापक थे, अध्यापक शिक्षा के संबंध में समयावधि, जैसे इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारा डीएड का कोर्स था, डीएड जिसको कहते हैं डिप्लोमा एजुकेशन कहते हैं डीएड, तो इसके लिए भी जो है समयावधि का जो है निर्धारण 2 वर्ष जो ये डीएड था छात्रों, डीएड, तो इसके लिए जिनको हम बताया डिप्लोमा
इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में जो डिप्लोमा लेने का कार्य किया गया उसमें यह भी बताया गया छात्रों कि उनमें इसकी जो है प्रायः समयावधि 2 वर्ष होगी। तो इसमें जो है कहने का मतलब जो शिक्षा के लिए जो समयावधि बनाया गया सब के लिए अलग अलग बनाया गया। फिर इसी तरीके से कुछ जैसे डिग्री कोर्स हो गए हैं, तो डिग्री कोर्सों के रूप में जैसे जो बीएड जो पाठ्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे डिग्री कोर्सेज के लिए जो बीएड जैसे डिग्री कोर्सेज के लिए जो बीएड जो है पाठ्यक्रम को चलाया गया छात्रों, उसमें ये बातें कहा गया कि जो उनकी अवधि होगी वो 1 साल होगी या 1 वर्ष होगी। तो कहने का मतलब जो शिक्षा के लिए उचित तरीके से जो है एनसीईआरटी 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य में समयावधि का डिटर्मिनेशन किया गया। तो उसमें जो डीएड था उसकी समयावधि 2 वर्ष, और जो बीएड था जो डिग्री कोर्सेज के लिए था उनकी जो है समयावधि प्रायः जो है 1 वर्ष के लिए जो मानक बनाया गया था। तो ये था जो है शिक्षा के लिए उचित तरीके से समयावधि का कैसे डिटर्मिनेशन किया गया, वो प्रायः डीएड एवं बीएड जो है कोर्सेज के माध्यम से छात्रों किया गया था। तो इन सभी के लिए जैसे जो अध्यापक पढ़ा रहे हों या तो जो छात्र पढ़ रहे हैं या तो जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए एक सीमित समयावधि का जो है डिटर्मिनेशन किया गया। जैसे मैं आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन विषय में बात किया कि उस समय भी जब एनसीईआरटी 2009 या जब राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2009 जो फॉर्मेशन किया गया तो उसमें भी इसकी जो समयावधि थी वो भी 2 वर्ष थी। और जबकि उस समय जो मानक तय किया गया बीएड का 1 वर्ष था, लेकिन अगर एट दिस टाइम या अगर इस समय देखें छात्रों तो इसकी जो है समयावधि जो है 2 ईयर हो गया, यानी 2 साल के लिए भी इस कोर्स को लागू कर दिया गया है छात्रों। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो शिक्षक जो है शिक्षा के लिए उचित तरीके से समयावधि का छात्रों डिटर्मिनेशन किया गया था। फिर अगला जो है जो एनसीईआरटी 2009 के जो प्रत्यक्ष उद्देश्य में जो हमारा तीसरा प्रमुख आता है उद्देश्य, वह शिक्षक का विकास, कैसे जो है अध्यापक का जो है विकास हो सके, कैसे अध्यापक का जो है विकास हो, फिर उसके विकास जो मनोवैज्ञानिक रूप में किस ढंग से आगे बढ़ें, तो हम इसके बारे में अध्ययन छात्रों करेंगे। जैसे इसमें आता है कि जो शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक रूप में, जैसे जो अध्यापक का विकास तो दिन प्रतिदिन छात्रों होता रहा है, उसका जो है साइकोलॉजिकल जो फॉर्म में या जो साइकोलॉजिकल रूप में किस ढंग से उनका विकास का कार्य हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं कि जो अध्यापक का विकास एक मनोवैज्ञानिक रूप में हो, तो यही जो इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे अगर अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहा है, उनका विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन उनका विकास एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल के रूप में है, या तो ऐसे कहें कि उनके अंदर अध्यापक के अंदर क्या, जो अध्यापक के अंदर ये बातें या इनका गुण ये होना चाहिए कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनके अंदर बातें इसमें विद्यमान है अध्यापन कार्य करते हुए। तो कहने का मतलब छात्र यह है कि अध्यापक के अंदर अनेक गुणों का विकास के साथ साथ एक जो है मनोवैज्ञानिक गुणों का भी उनके अंदर होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, या मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास होना शक्ति ही आवश्यक होता है छात्रों। अब इसी तरीके से देखें छात्रों जो आगे है कि शिक्षक का विकास एक विचारक के रूप में, अब जहाँ पर जो है जो एनसीईआरटी 2009 के जो प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, प्रत्यक्ष उद्देश्य में इनका जो है 4th उद्देश्य जो है, या जो 4th उद्देश्य विषय में बात करें तो इसमें जो है क्या एजुकेशन का जो टीचर का विकास के विषय में बात किया गया है। अगर छात्रों ने एक बात बता दें आपको,
जो NCF 2009 है वो अध्यापक की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य करता है। साथ ही साथ अध्यापक अपने गुणों के माध्यम से छात्र में क्या व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं, यही इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य है छात्रों। अब देखें, जो प्रत्यक्ष उद्देश्य के विषय में बता रहा हूँ आपको, जो शिक्षक का विकास एक विचारक के रूप में कैसे हो, जब अध्यापक के गुणों में दिन प्रतिदिन जब परिवर्तन होगा, जब उनके गुणों का विकास छात्रों होगा, तो इन्हीं गुणों के विकास के साथ साथ वह एक विचारक के रूप में भी कार्य करना अध्यापक प्रारंभ कर लेंगे। जब अध्यापक का विकास होगा, जब अध्यापक अगर एक विचारक के रूप में अगर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर, छात्रों के अंदर क्या बातें चल रही उसमें सोचने समझने, तर्क करने, मानसिक शक्तियों आदि सभी का जो है जानकारी अध्यापक को जो है खुद ही जो है हो जाता है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि जो शिक्षक का जो विकास है वो छात्रों के एक विचारक के रूप में होना चाहिए। जैसे इसमें देखा कि छात्र घर के बाद, या तो जैसे छात्र जो है घर के बाद विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में जो है जैसे छात्र घर के बाद विद्यालय के जो वातावरण है या एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है, वह विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उनके अनुदेश में या अनुदेशों का सदैव ही जो है पालन करता है। जो अध्यापक होते हैं विद्यालय में, छात्र उनके अनुदेशों का किस तरीके से क्या अध्यापक कर रहे हैं उनका अच्छे ढंग से वो छात्र पालन करते हैं। फिर पालन करने के बाद जो फिर शिक्षक कहता है उसी को वो जो है सही मानकर अपने मार्ग की ओर छात्र आगे बढ़ते हैं। तो एक विचारक होते हैं, या विचार देने का कार्य अध्यापक विद्यालय में भूमिका का निर्वहन इस तरीके से करते हैं। अब आगे देखें छात्रों, जो आगे हमारा आता है टॉपिक वो शिक्षक का जो विकास, या तो ऐसे कहें कि जो शिक्षक का विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में। अगर इसके बारे में देखें तो अगर अध्यापक के बारे में देखा जाए तो विद्यालय में अध्यापक एक ज्ञान स्रोत का कार्य करते हैं, जबकि छात्र जो है अध्यापक से ज्ञान जो लेने का कार्य करते हैं। अगर देखें तो बालक जो है परिवार की, या बालक की पहली शिक्षा परिवार होती है। जब बालक अपने परिवार के वातावरण के बाद जब विद्यालय वातावरण में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर जो है अध्यापक छात्रों को जो है एक ज्ञान स्रोत का कार्य करते हैं, या उनको ये कहा जाए छात्रों जो अध्यापक उनको विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में करते हैं, या उनको ज्ञान देने का कार्य करते हैं, और उसी तरीके से जो है अध्यापक का विकास जो है होता रहता है। या अध्यापक का विकास जो है उनको ज्ञान स्रोत के रूप में, जैसे जो है हमारी जो NCF या जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है कि शिक्षक जो है छात्र एवं समाज, जो अध्यापक होते हैं छात्र एवं जो है समाज के निर्माण के साथ साथ जो है ये राष्ट्र के क्षेत्र निर्माता के रूप में भी छात्रों जाने जाते हैं। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा या तो जो संरचना है, इसमें शिक्षक संरचना 2009 है, इसमें जो है शिक्षक के ज्ञानात्मक विकास पर छात्रों बल दिया गया है। शिक्षक के ज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब ये है छात्रों कि जो शिक्षक का विकास या विद्यालय में अध्यापक छात्रों को जब ज्ञान स्रोत का कार्य करते हैं, तो ये बातें यहाँ पर जो NCF 2009 छात्र ये भी कहती है कि यह जो है छात्रों में ज्ञानात्मक विकास पर विशेष रूप से बल देती है। अब ज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों क्या होते हैं, आपके जहन में बात जरूर आती होगी। तो बालक को उनके स्वयं के भाषा का ज्ञान प्रदान करना, अपनी भाषा से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करने की क्षमता का विकास करना छात्रों, ये ज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं। और बालकों में सूचना संग्रहण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास किया जाता है। बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास का कार्य किया जाता है। अगर ये देखा जाए छात्रों तो ये NCF जो 2009 जो मुख्य रूप से लाई गई, तो इनका जो उद्देश्य था कि शिक्षक जब ज्ञान स्रोत के रूप में हो
तो उसमें मुख्य उद्देश्य था एनसीएफ का ये ज्ञानात्मक विकास पर विशेष रूप से छात्रों बल देना था। कैसे छात्रों को हम ज्ञान दें, उनका विकास का कार्य हो जाए, उनके शारीरिक विकास या मानसिक विकास, या तो ये कहा जाए कि कैसे बालकों में जो संवेग या जो कुछ है तो इमोशनल, ये सारी चीज़ों को उनके ज्ञानात्मक विकास पर जो बल देने के बाद ये बातें उभर कर आती हैं। अब देखें तो उसके बाद जैसे शिक्षक का विकास, मैंने आपको एक ज्ञान स्रोत के विषय में बताया कि जो ज्ञान स्रोत के रूप में होता है। फिर इसी के बाद छात्रों जो अगला हमारा जो है पॉइंट आता है कि शिक्षक का विकास। शिक्षक का विकास जो है निर्देशन कर्ता एवं परामर्शकर्ता के रूप में, जो अध्यापक अगर छात्रों का विकास करे, अध्यापक छात्रों का जो विकास करने का कार्य करें विद्यालय के अंतर्गत, एक क्षेत्र निर्देशन एवं परामर्श कहते हैं, एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग के तहत जो है अध्यापक छात्रों के अंदर विकास के कार्य करना प्रारंभ करता है। जैसे जब बालक जैसे घर में रहता है, जब घर के बाद जब विद्यालय वातावरण में प्रवेश करता है छात्रों, तो जब विद्यालय वातावरण में प्रवेश कर लेता है तो वो जो अध्यापक होते हैं वो छात्रों के अंदर जो निर्देशन करता एवं परामर्श करता दोनों का कार्य का जो निर्वहन एक अध्यापक ही स्वतः करता है कि छात्रों के अंदर किस ढंग से जो निर्देश का कार्य किया जाए, क्या उनको हम परामर्श दें कि छात्र का विकास या डेवलपमेंट हो सके। तो कहने का माध्यम यह है छात्रों कि अध्यापक के विकास के साथ या जो शिक्षक का विकास जो है छात्रों को जो निर्देशन करता एवं परामर्शकर्ता के रूप में हो। जो अध्यापक अपना विकास करे वो छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए करे कि छात्र के अंदर क्या लैक है, क्या उनके अंदर कमियां विद्यमान हैं, तो उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को जो है एक गाइडेंस और एक काउंसलिंग के रूप में भी उनको तैयार हो जाना चाहिए, या उनको जो है या अध्यापक का विकास सदैव ही जो है निर्देशन करता एवं क्या परामर्श करता होते हैं, क्या काउंसलर होते हैं, उनके रूप में इनको रेडी करना है। तो ये सारी बातें जो शिक्षक का विकास जो निर्देशन करता एवं परामर्शकर्ता के रूप में हो। फिर अगला जो पॉइंट हमारा आता है छात्रों, शिक्षकों के व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता। जैसे अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो हमारा पॉइंट आगे चलता है कि शिक्षक के व्यावसायिक, जैसे शिक्षक जो होते हैं या जो अध्यापक होते हैं उनके व्यावसायिक वृद्धि की कैसे हम उपलब्धता प्रदान करें। यही जो है एनसीएफ 2009 का प्रत्यक्ष उद्देश्य यह है कि अध्यापकों में व्यावसायिक वृद्धि को उपलब्ध कराना है। कैसे अध्यापक अपने व्यवसाय के मार्ग को आगे बढ़ाएं, इनके लिए हमको उपलब्ध जो है रिसोर्स को भी तैयार करना है। अगर इसमें देखें तो जो एनसीएफ किस पॉइंट में देखा जाए तो जो एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2009 है वह शिक्षक शिक्षा की व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिए और शिक्षक और छात्राध्यापकों की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया है। साथ ही इस पॉइंट में देखें छात्रों कि शिक्षकों के व्यावसायिक वृद्धि के साथ साथ ही और इसमें बातें कहा गया है कि जो छात्र हैं उनको या तो जो छात्राध्यापक हैं उनके भी प्रशिक्षण कार्य करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है। तो अगर इसी के तहत देखें तो जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था, जैसे जो ट्रेनिंग होती है तो प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर स्थापित, जैसे डाइट होती है छात्रों तो डाइट के अलावा एवं एक बीआरसी भी होती है, तो बीआरसी में भी जो है ये ट्रेनिंग या जो छात्राध्यापक होते हैं या तो जो छात्र डीएड या फिर बीएड कोर्स करते हैं उनके लिए भी ये प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्रों स्थापित की गई है, साथ साथ डीएड के लिए। इसके अंतर्गत
जैसे कुछ नवीन तकनीकियों एवं जो नवाचार का भी प्रयोग अध्यापन कार्य में छात्रों किया गया है कि जो छात्र हैं वो अपने नवीन तरीकों में कुछ अध्यापन कार्य करें, तो जिससे कि छात्रों का रुझान विषय वस्तु की ओर अधिक आकर्षित हो। और इसी के तहत देखें तो उनकी जो शिक्षण जो शैली होती है, साथ ही साथ अध्यापक की उनमें भी कुछ सुधार का कार्य छात्रों हो सके। कहने का मतलब जब एक शिक्षक को अगर व्यवसायिक उपलब्धता को देखा जाए तो शिक्षक के व्यवसाय वृद्धि की उपलब्धता कैसे होगा, जब अध्यापक को या जो छात्र अध्यापक रहेंगे जब उनको ट्रेंड किया जाएगा डाइट या जो BRC के माध्यम से, तभी उनके अंदर नवीन कुशलता का जन्म होगा और नवीन नवाचारों का भी इनके अंदर जो है विकास का गुण उत्पन्न होगा, तभी ये छात्रों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट आपको जो है शिक्षकों के व्यवसाय वृद्धि की उपलब्धता पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। जो अगला पॉइंट हमारा छात्रों आता है तो NCF जो कि प्रत्यक्ष उद्देश्य या जो 2009 है, इनके प्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में देखें तो इनमें शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास। जो NCF के प्रत्यक्ष उद्देश्य में देखें तो इनका उद्देश्य यह है कि अध्यापकों की क्या योग्यता है, उन्हीं की जो योग्यता के साथ साथ उनके गुणों का भी हमको विकास करना है, यही इनका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे इनके गुणों के विषय में देखा जाए तो इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे समावेश किया गया इनके गुणों के विकास के साथ साथ इनके पाठ्यक्रम का भी इनमें समावेश किया गया है। इसमें जैसे आता है अध्यापक के प्रस्तुतिकरण आता है छात्रों, जैसे शिक्षकों की योग्यता में देखें तो अध्यापक किस ढंग से विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का प्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहा है प्रारंभिक कक्षा कक्ष में जाकर, तो ये सारी बातें आती है। साथ ही साथ जो है अधिगम वातावरण संबंधी क्या योग्यता है कि छात्र जहाँ पर या तो जो अध्यापक छात्रों को सिखा रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सभी सारी बातें जो है ये शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों के विकास में छात्रों संबंधित होती हैं। जैसे छात्रों के मानसिक जो स्थिति या मेंटल लेवल को समझने के लिए आज सभी गुणों का विकास का होना अध्यापक के अंदर अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहा जाए कि जो NCF 2009 है, इनके प्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में देखें तो शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास। तो कैसे गुणों का विकास होता है, उसमें मानसिक शक्तियों का, इसमें अधिगम वातावरण का विकास अच्छे ढंग से होता है। तो ये सभी जो दिए हैं सजेशन कि होना चाहिए। अब इसके बाद देखें छात्रों कि शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों के विकास के बाद आगे आता है शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। अगर देखा जाए तो NCF 2009 के शिक्षक संरचना के प्रत्यक्ष अगर उद्देश्य के बारे में देखें तो इसमें शिक्षक जो है अध्यापन कार्य का या शिक्षा का क्रमबद्ध तरीके से उनके अंदर प्रस्तुतिकरण का होना अत्यंत ही आवश्यक है। पता ये लगे कि आपका टॉपिक कुछ आप बता कुछ रहे हैं, तो कहने का मतलब छात्र यह है कि अध्यापक जो है जो शिक्षा दे रहे हैं छात्रों का, उसको क्रमबद्ध तरीके से उनमें प्रस्तुतिकरण का होना उसमें अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब देखें जैसे जो क्रमबद्ध तरीकों से अगर हम प्रस्तुतिकरण के बारे में देखें, जैसे इसमें पहली बात देखें जो अध्यापक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, इसमें आता है जैसे प्रस्तावना आती है, तो प्रस्तावना को छात्र को किस ढंग से अध्यापक पूछने का प्रयास करता है। जैसे जो प्रेजेंटेशन होता है या जो प्रस्तुतिकरण होता है छात्रों, वो सर्वप्रथम प्रस्तावना कौशल से ही छात्रों प्रारंभ होता है। जो हमारा इंट्रोडक्शन स्किल होती है या जो प्रस्तावना कौशल होती है, उसमें सर्वप्रथम जो है पूछा जाता है प्रस्तावना जैसे कौशल कि भारत की जो बालक होते हैं उनके इसके पहले की जानकारी कितनी है।
जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। दिल्ली जो है क्या है, इसमें कौन शासन किए हैं, कौन कौन से। कहने का मतलब जो प्रश्न पूछा जाए वो बिल्कुल जो है क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। तो कहने का मतलब यही है कि अध्यापक जो है शिक्षा का क्रमबद्ध रूप से ये सदैव प्रस्तुतिकरण करने में सहायक होना। अगला जो पॉइंट आता है छात्रों कि शिक्षक का जो है विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। और ये पॉइंट रखा गया है कि एनसीएफ 2009 के शिक्षक संरचना के जो प्रत्यक्ष जो उद्देश्य थे, इनका उद्देश्य ये था कि जो अध्यापक का विकास अगर हो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हो तो एक समाज में जाकर उनको किस ढंग से कैसे अपने शुभ वक्तव्य को निकालना होगा, कैसे बोलना होगा, समाज को कैसे सुचारू ढंग से चलाना होगा, एक समाज के कार्यों को कैसे बखूबी अच्छे ढंग से करना होगा। तो ये सारी बातों को अगर ये कहा जाए छात्रों, तो जो एनसीएफ 2009 की जो शिक्षक की संरचना है उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि शिक्षक का विकास हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी छात्रों होना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी होना आवश्यक होता है। अब देखें छात्रों, जो शिक्षक के जो है विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने बताया। फिर उसी के बाद अगला पॉइंट जो आता है सुधारात्मक सुझावों द्वारा राष्ट्र की प्रगति। जैसे जो हमारी एनसीएफ है या जो हमारी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की संरचना है छात्रों, या जो हमारे रूपरेखा है, इसमें इनकी शिक्षक की संरचना का प्रमुख उद्देश्य कि सुधारात्मक सुझावों के द्वारा कैसे देश की प्रगति हो, इस पर इन्होंने जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया है। उसी के बाद अगला जो पॉइंट इसमें छात्रों आता है राष्ट्र की प्रगति के लिए, या तो राष्ट्र की प्रगति के लिए अध्यापक का निर्माण। तो जो एनसीएफ या जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा अब 2009 जो संचालित है, इनका उद्देश्य जो है देश की प्रगति के साथ साथ कैसे हमको अध्यापक का फॉर्मेशन करना है, कैसे अध्यापक का निर्माण करना है। तो इन सभी के लिए पहले हमको अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाना है। तो इन्हीं के साथ साथ जो है चित योग्य नागरिक का भी हम निर्माण कर सकेंगे। तो ये सारी बात को एनसीएफ 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य के तहत छात्रों ये बातें रखा गया था। तो छात्रों आज के लिए बस हमारा टॉपिक यही है जो मैं आपको एनसीएफ 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में बताया। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।